सिराज स्टडी पॉइंट। गुड इवनिंग क्लास। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन को लेके। आज हम 10 और 11 फरवरी के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। हमारा ये सेशन यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, नेट, जेआरएफ और जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आए और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो चौथी जो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी है वो कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। ठीक है, चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। अगर हम यहाँ पे क्वाड कंट्री की बात करें, क्वाड है क्या? तो क्वाड से यहाँ तात्पर्य 4 देशों के संगठन से है। वो 4 देश कौन कौन से हैं? यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों संगठन, ये चारों जो हैं कंट्रीज़, इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया था जिसे हम क्वाड कहते हैं। क्वाड मेनली इसलिए बनाया गया था कि वो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यानी चाइना के जितने भी इनिशिएटिव चलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सीपीईसी, ठीक है, जितने भी इनिशिएटिव चलते हैं, यानी कि चाइना को काउंटर किया जा सके। चाइना जो अपना व्यापार या फिर अपनी जो प्रभुसत्ता हर देश में फैला रहा है, दिन पर दिन वो एक समृद्ध देश होता जा रहा है, तो वो जो सारे देशों पर आधिपत्य करता जा रहा है, उनकी सीमाओं पर आधिपत्य करता जा रहा है, उनको अपनी ऋण जाल में फंसाता जा रहा है, उसको काउंटर किया जा सके, जिसके लिए क्वाड का निर्माण किया गया था। इसमें जो है यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 4 कंट्री हैं। ठीक है, अगर हम इस बैठक की बात करें तो ये बैठक क्यों अभी करंट में आई है? पहली चीज़ तो इसकी चौथी बैठक हुई है, तो इसी वजह से ये हम करंट में क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो क्वाड की बैठक होगी उसमें जो है यूएस जो है यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है उसको लेके मुद्दा उठाएगा। यूएस यूक्रेन को लेकर यूएस और रसिया में तनाव चल रहा है, जैसा कि ये करंट में आपने पढ़ा होगा। अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन, यानी कि हमारा जो, अगर हम बात करें यूएस और मॉस्को, ठीक है, मॉस्को, इन दोनों में यानी कि यूएस और रसिया में यूक्रेन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे भी यूएस और रशिया शुरू से ही अपोजिट रहे हैं। यूएस एज अ नाटो कंट्री और यूएसएसआर जब पहले था, जिसका 1992 में विघटन हुआ, जिसके बाद रशिया और 15 कंट्रीज़ बनी, तो तब से इन दोनों में एक पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का विवाद चलता रहता है दोनों के बीच में। तो अगर अभी की बात करें तो यूक्रेन संकट है, यूक्रेन की क्राइसिस को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस जो है क्वाड की बैठक में यूक्रेन क्राइसिस को उठाएगा। अब आगे क्या होगा, क्या इसके परिणाम निकलेंगे और क्या ऐसा होगा, ये तो आगे आने वाले वक्त बताएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नई न्यूज़ होगी तो हम उसको अपने अगले सेशन में डेफिनेटली कवर करेंगे, पर अभी के लिए हमारे पास सिर्फ इतनी ही न्यूज़ है कि क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस ने कहा है यूएस रेस टू यूक्रेन क्राइसिस एट क्वाड, तो ये एक कहा गया है। बाकी जो है अगर हम क्वाड की और बात करें तो क्वाड जो है चाइना को काउंटर करने के लिए एक तो बनाया गया है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो है इंडो पैसिफिक रीजन जो है हमारा, ये जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, जिसमें जो है हमारा इंडिया आता है, हमारा ये इधर का जो ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में एक अपना आधिपत्य जमाने के लिए या फिर अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी प्रभुसत्ता को और अच्छा सुदृढ़ बनाने के लिए भी क्वाड एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो आने वाले टाइम में इंडो पैसिफिक रीजन में जापान और यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की मदद से एक अच्छा काम करते हुए दिखेगा, जो चाइना को काउंटर करते हुए दिखेगा। क्योंकि चाइना अपनी जैसे 9 डैश लाइन जो उसकी वो चलती है, 9 डैश लाइन, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बीआरआई की अगर हम बात करें, सीपीईसी की बात करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो इन सब के तहत जहाँ एक तरफ चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं उसको काउंटर करने के लिए क्वाड भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है, तो इसमें यही था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विफ्ट का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में है। पहली चीज़ मैं बता दूं कि स्विफ्ट का मुख्यालय जो है बेल्जियम में है। अगर अब हम स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट है क्या? स्विफ्ट का फुल फॉर्म जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलरेडी लिखा है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट क्या है? जैसे हम अपने देश में जैसे हम एक बैंक से दूसरे बैंक का ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अपने ऑनलाइन अकाउंट में से, जैसे ऑनलाइन अकाउंट हमारा है पीएनबी का, ठीक है, पीएनबी का है, हमने पीएनबी से किसी के बैंक में ट्रांसफ़र किया। मान लीजिए जो सामने वाला का बैंक अकाउंट है वो एसबीआई का है, पीएनबी से जब हम एसबीआई में एक बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें एक ओटीपी आता है, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड आता है जो 4 या 6 नंबर का होता है, ठीक है, 6 नंबर का हमारे पास ओटीपी आता है, 4 या 6 नंबर का होता है। वो ओटीपी जब हम डालते हैं तभी हमारा जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफ़र होता है। और पीएनबी और एसबीआई एक दूसरे के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जुड़े होते हैं, जिससे जब आप एसबीआई में पेमेंट करते हो या फिर एसबीआई से कोई इंसान, अगर मान लीजिए मैंने 1000 रुपये पीएनबी से एसबीआई में ट्रांसफ़र किया एसबीआई के किसी अकाउंट में, तो एसबीआई से अगर 1000 रुपये लिया, किसी ने निकाला जिसके अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र किया, तो एसबीआई जो है पीएनबी से उतना रुपये ले लेती है। ये बैंकों के बीच में एक आधिकारिक रूप से एक वार्ता चलती है, या फिर आप कह सकते हैं आधिकारिक रूप से वो एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है जिसके तहत वो लोग ये काम करते हैं। अगर यही चीज़ हम अपने देश में ना करके, अगर हम ऐसा हो कि हमें जो है एसबीआई में हमारा बैंक अकाउंट है, हमें एसबीआई से सिटी बैंक में कोई कोई बैलेंस ट्रांसफ़र करना हो, सिटी बैंक यानी कि अगर हम लंदन के किसी बैंक या फिर यूएसए के किसी बैंक में अगर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहें और हमारा कोई फैमिली रिलेटिव है या फिर कोई भी है जिसको हम वहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने एसबीआई से 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए किसी लंदन के किसी बैंक में या फिर यूएसए के किसी बैंक में, कहीं भी आप फॉरेन में मान सकते हैं, तो हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे जो ओटीपी आता है वो ओटीपी नहीं, उसे स्विफ्ट नंबर कहते हैं, ठीक है। ये स्विफ्ट नंबर जो होता है वो 8 या 11 नंबर का एक, जैसे हमारे में ओटीपी आता है वैसे ये स्विफ्ट नंबर होता है जो आता है, जिसको हमें डालना पड़ता है, जिसके बाद पैसा ट्रांसफ़र होता है। और ये बैंक एक दूसरे से एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत जुड़े होते हैं, जिसके तहत सिटी बैंक, अगर सिटी बैंक में हमने पैसा ट्रांसफ़र किया तो सिटी बैंक एसबीआई से स्विफ्ट अकाउंट के तहत ही, स्विफ्ट के तहत ही पैसा लेती है, ठीक है। तो स्विफ्ट आपको समझ में आ गया होगा, वो 8 और 11 नंबर का एक कोड होता है, 8 या 11 नंबर का, जिससे आप पैसा निकाल सकते हो, वो कोड डाला जाता है जैसे ओटीपी होता है। अब ये चीज़ यहाँ पे मुद्दे में क्यों है? अगर हम यहाँ की स्विफ्ट की बात कर रहे हैं, स्विफ्ट की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि चूँकि रशिया जो यूक्रेन को लेके एक डिबेट चल रहा है, रशिया यूक्रेन पे ऐसा कहा जा रहा है कि हमला कर सकता है और यूक्रेन को अपने आधिपत्य में लेने का प्रयास कर सकता है, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारा G10 कंट्री है जो स्विफ्ट का प्रयोग करती है, उसमें से रसिया को निकाला जा सकता है ड्यू टू यूक्रेन विवाद। जैसे एक बार G8 विवाद से, G8 में से रसिया को निकाल के G7 बना दिया गया था क्रीमिया के विवाद को चलते हुए, क्रीमिया पर रशिया के आधिपत्य को चलते हुए। ठीक इसी तरह अभी G10 से कहा जा रहा है कि रशिया को निकाल कर G9 बनाया जाएगा। तो उसी वजह से ये चीज़ जो है करंट में है, स्विफ्ट की हमने बात की। तो स्विफ्ट आप प्लीज़ याद रखिएगा कि क्या होता है, स्विफ्ट कैसे काम करता है और उसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पूछ सकता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो स्विफ्ट का ये फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं ये चीज़। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर राज्यसभा में अपने हालिया बयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है? तो ये तेलंगाना राज्य ने किया है। पहले मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर राज्यसभा में अपने हालिया बयान के लिए मोदी जी के खिलाफ जो है एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया गया है, वो तेलंगाना ने किया है। अब मैं इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि संसद में 3 सत्र होते हैं, ठीक है, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र। जब बजट सत्र होता है यानी कि हमारा जो साल शुरू होता है उसके जो है पहला जब बैठक होती है, यानी कि बजट सत्र के ठीक पहले राष्ट्रपति का, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उनका अभिभाषण होता है। और प्रेसिडेंट का जो अभिभाषण होता है उसमें क्या होता है, साल भर जो भी नीतियाँ बनाई गई होती हैं सरकार के द्वारा और उनका जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ रहता है, उसका जो भी परिणाम सामने आता है, उसी को प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जी, अपने अभिभाषण में उसी को बताते हैं कि हमने क्या क्या काम किए
जो अभिभाषण होता है वो मंत्रिपरिषद द्वारा ही दिया गया होता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के द्वारा, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति अभिभाषण देता है उसके बाद जब बजट पेश होता है, तो बजट पेश होने के ठीक बाद जो पहली संसद की बैठक होती है, संसद की जो फर्स्ट बैठक होती है, उसमें जो है जो विपक्षी दल के मंत्री होते हैं या फिर जो भी सांसद होते हैं विपक्षी दल के या फिर विपक्ष के जो भी सांसद होते हैं, वो सब उन नीतियों को जो राष्ट्रपति ने अपने अपने भाषण में दिया था उसके खिलाफ प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे हुई या फिर क्या क्या ये चीज़ सही है या नहीं। उसको जस्टिफाई करने के लिए जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसको जस्टिफाई करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, जिसका जो जस्टिफिकेशन होता है, जैसे विपक्ष के मंत्रियों ने जो भी क्वेश्चन किए, जो भी एलिगेशंस लगाए, उसका जस्टिफिकेशन देने का काम पीएम का होता है। तो अभी जो हमारी संसद की बैठक हुई, इसमें जब पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो है जस्टिफिकेशन देना स्टार्ट किया धन्यवाद प्रस्ताव के तहत, तो उन्होंने ये बोला कि जो 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आया था, जिसके तहत तेलंगाना राज्य को बनाया गया था, वो विधेयक जो है जल्दबाजी में यूपीए गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया था, क्योंकि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। यूपीए गवर्नमेंट द्वारा तेलंगाना में जल्दबाजी में पास किया गया था, वो एक सही तरीके से पास नहीं किया गया था, यानी जो एक प्रोसेस होती है जिसके तहत कोई विधेयक पास किया जाता है, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, जल्दबाजी में उसे लोकसभा से और राज्यसभा से पास कराया गया, तो ये गलत था। इसलिए उन्होंने जब पीएम मोदी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के तहत जो वहाँ के तेलंगाना राष्ट्र समिति के मेंबर थे, जो तेलंगाना एमपी थे, वो जो है राज्यसभा में प्रेसिडेंट मतलब पीएम मोदी जी के खिलाफ उन्होंने प्रिविलेज मोशन के तहत प्रिविलेज मोशन पेश किया, यानी विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है। जैसा कि मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे अगर हम विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात करते हैं, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है हमारे आर्टिकल 105 के तहत आता है, ठीक है, आर्टिकल 105 के तहत हमारा विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है। अगर ये अब जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया गया, तो अब क्या होगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने के बाद एक विशेषाधिकार हनन समिति होती है, ठीक है, हनन समिति बनाई जाती है, जो विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया गया उसकी जांच करती है कि ये जो प्रस्ताव पेश किया गया है वो सही है या गलत, वो किस हद तक सही है। जब ये समिति अपना निर्णय देती है, तो उसके बाद उसको लेकर संसद में वोटिंग की जाती है सामान्य मतों से, ठीक है। तो अगर ये पास हो जाता है कि हाँ विशेषाधिकार का हनन किया गया है, तो जो भी जिस भी मंत्री के खिलाफ या फिर सांसद के खिलाफ ये विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है, जैसे पीएम मोदी के खिलाफ लाया गया है, तो उनको सज़ा क्या दी जाती है, 1 दिन के लिए उनको संसद से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, 1 दिन के लिए सज़ा के तौर पर उनको संसद से बाहर कर दिया जाता है। ठीक यही चीज़ 1978 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया था, तो उनको भी 1 दिन के लिए संसद से बाहर कर दिया गया था। ऐसा ही राहुल गांधी के साथ भी हुआ था। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिले, बट अभी ये बात की बात है कि ये समिति क्या निर्णय देती है कि सच में विशेषाधिकार का हनन हुआ है या नहीं, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का जो पूरा बैकग्राउंड था, क्या चीज़ें कैसे क्या चीज़ें हुई और उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, मैंने सब आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा हो और आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें, जल्दी से जाएं और इसको शेयर करें और लाइक करें। फिर आगे के हमारे क्वेश्चन देखें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने 7 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि एक व्यक्ति था जिसने 7 साल की बच्ची का बलात्कार किया, यानी रेप किया, उसके बाद उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी, उसके दोषी को मौत की सज़ा से हटाकर उसको 30 साल की सज़ा दी है। तो ये कहाँ तक सही है, यहाँ पे बस ये बात करनी है। तो हमने बैकग्राउंड की बात की, तो बैकग्राउंड में इससे ज़्यादा कुछ भी जानने के लिए नहीं है। सीधी सी बात है कि एक केस आया जिसमें रेप और मर्डर का केस है, जिसको तहत उम्र कैद की सज़ा में कन्वर्ट किया गया है, मौत की सज़ा को। तो ये कहाँ तक सही है, अगर हम बात करें तो ये हम डेटा से बात कर सकते हैं कि 2013 से जब से ये मौत की सज़ा मतलब रेप केसेस में और मर्डर में जो मौत की सज़ा देना यानी कि डेथ पेनल्टी देना स्टार्ट हुआ है, तब से
2013 से अभी तक के जितने भी केसेस आए हैं जिसमें डेथ पेनल्टी दी भी गई है, तो उसका एक फाइनल कंक्लूज़न कोई अच्छा नहीं निकला है। मतलब ये कि अगर हम ये माने कि डेथ पेनल्टी देने से ऐसे केसेस में कमी आनी चाहिए, यानी रेप्स कम होने चाहिए, रेप के बाद मर्डर कम होने चाहिए, तो ऐसा देखने को नहीं मिला है, जबकि इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो अगर आप ये कहें कि डेथ पेनल्टी देने से लोगों के बीच में डर भय बैठता है और लोग ऐसा कृत्य नहीं करते हैं, तो ऐसा सच नहीं है। क्योंकि रिपोर्ट जो NCRB की, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो हमारा है, उसकी जो डेटा, उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसके तहत ऐसा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो एक तो ये है। बाकी अगर हम अलग चीज़ बात करें कि जो डेवलप्ड हमारी कंट्री हैं, यानी कि हमारी जो विकसित कंट्रियां हैं, वहाँ कई ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ पे मौत का प्रावधान है ही नहीं। ऐसा भी अगर आप सोचें तो ये भी कहा जा सकता है कि अगर किसी इंसान को आप डेथ पेनल्टी दे रहे हो, जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ा कुकृत्य किया है, अगर किसी का रेप करना और मर्डर करना 7 साल की बच्ची का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कुकृत्य है, तो अगर आप किसी को एक डेथ पेनल्टी दे के उसको तुरंत सज़ा दे देते हो और उसको तुरंत उसकी ज़िंदगी से मुक्त कर देते हो, ये ज़्यादा अच्छा है कि उसको आप 30 साल की या फिर आप 50 साल की उम्र कैद देते हो, जिससे वो पूरी ज़िंदगी उस पश्चाताप में रहे और मौत की भीख मांगे, और उसके बाद उसको हर दिन उस गिल्ट में रहना पड़े कि हाँ उसने कैसा काम किया है और उसकी वो प्रताड़ना झेलता रहे। तो अगर मैं अपने व्यू की बात करूँ स्टूडेंट, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है कि किसी को उम्र कैद की सज़ा दी जाए और वो हर दिन उस चीज़ को झेले, उस दर्द को झेले जो शायद उसने किसी के साथ गलत किया तो उसको झेलना पड़ा। और ये भी यहाँ पे एक बात की जा सकती है कि जो अगर हम जस्टिस की बात करते हैं, तो किसी को डेथ पेनल्टी देने के बाद ये भी सामने आया है कि जब से 2013 से डेथ पेनल्टी दी जा रही है, तब से ये भी सामने आया कि कई ऐसे केसेस आए हैं जब पहले रेप किए जाते थे तो उसमें जो है लड़कियों को मर्डर नहीं किया जाता था, चाहे वो छोटी लड़कियां हों चाहे वो बड़ी लड़कियां हों, किसी भी एज की हों, मर्डर के केसेस कम आते थे। बट अब क्या हुआ है कि लोग इस डर से कि पकड़े ना जाएं, वो लोग पहले रेप करते हैं, उसके बाद उस इंसान को मार देते हैं। तो वो कहाँ तक सही है, ये भी एक बात सामने आती है। अगर हम और डेटा की बात करें तो 2004 से 2013 तक अगर हम और चीज़ों की बात करें कि हाँ अगर हम अपने जो निर्णय पे कहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो अगर हम देखें तो 2004 से 2013 तक की अगर हम बात करें तो 1303 डेथ सेंटेंस दी गई हैं NCRB के हिसाब से। NCRB की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 1303 डेथ सेंटेंस दी गई हैं, जिसमें से 3751, उसके अलावा 1303 डेथ सेंटेंस दी गई और उसके अलावा 3751 डेथ सेंटेंस को जो है उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा एक केस है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 का एक केस है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें जो है CRPC 1973 और जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत जो है आर्टिकल 21, जो एक कहा जाता है कि डेथ पेनल्टी जो है वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, यानी कि दैहिक जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन है। तो इसमें ये कहा गया, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 के केस में ये कहा गया कि जो डेथ पेनल्टी है वो लीगल है। ठीक है, डेथ पेनल्टी लीगल है और जो है आर्टिकल 21 का कहीं से भी उल्लंघन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम और केस की बात करें तो यहाँ पे बच्चन सिंह, ये केस काफ़ी फेमस है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का जो केस है, उसके तहत अगर हम बात करें तो डेथ पेनल्टी कब दी जाएगी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में।
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो होगा उसमें डेथ पेनल्टी दी जाएगी, यानी कि नॉर्मल केसेस में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 के केस में। ठीक है, तो इन सब को देखने से हमें ये पता चलता है कि क्या एक कॉन्सिक्वेंसेज है कि डेथ पेनल्टी देने से क्या परिणाम सामने आ रहे हैं और डेथ पेनल्टी ना देने से क्या सामने आ रहा है। तो एक हमें एक डिसीज़न लेना होगा और हमारे हिसाब से हमें एक सेंसिटिव होकर ये बात सोचनी होगी कि क्या उम्र कैद देना ज़्यादा सही है, या फिर उस इंसान को जिसने एक ऐसा कुकृत्य किया है, एक घिनौना अपराध किया है, उसको 1 सेकेंड में डेथ पेनल्टी देके उसको उस ज़िंदगी से मुक्त कर देना है जिसको उसने किसी की छीनी है। तो ये चीज़ आपको सोचना होगा। बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने बता दिया आपको। बाकी यहाँ पे आप और चीज़ें देख सकते हैं। 318 डेथ सेंटेंसेज हैंडेड आउट बाय यूपी में जो है 2004 से 2013 तक लगभग 318 डेथ सेंटेंसेस दी गई हैं। इसके बाद जो है यूपी के बाद जो है महाराष्ट्र सेकंड है, जिसमें 108 डेथ सेंटेंसेस दी गई हैं। ठीक है, 98 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेथ सेंटेंसेस नहीं दी जाती अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट। बाकी आप डेटा यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्गूमेंट्स हैं सपोर्टिंग टू डेथ पेनल्टी एंड अगेंस्ट टू डेथ पेनल्टी, टू प्रिवेंट द कन्विक्टेड क्लियर्स फ्रॉम किलिंग देम, टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट लाइव्स फ्रॉम अ क्रिमिनल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे आप अपने तरफ से देख सकते हो और आप उस पर चीज़ें पढ़ सकते हो। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2020 में बेरोजगारी के कारण कितने लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई। तो ये जो हमारा एनसीआरबी का आंकड़ा है उसके हिसाब से 3,548 लोग यानी 3548 लोगों ने 2020 में बेरोज़गारी के कारण यानी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण आत्महत्या की। ये जो डेटा है ये एनसीआरबी का है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सीधी सी बात, हमें इसमें ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यू टू कोविड की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से कितने लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। ये आंकड़ा जो है हर साल बढ़ता जाता है, इसमें कोई कमी नहीं आती, जिसकी वजह से जो है बजट में जो हमारे अनाउंसमेंट किया गया था, जो वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट की थी नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की। ठीक है, ये जो है बजट में घोषणा की गई थी, जिसके तहत जो है 24 घंटे अगर किसी को मानसिक रूप से तनाव महसूस होता है या फिर मानसिक रूप से वो अस्वस्थ है, उसको ऐसा महसूस होता है, तो 24 घंटे ओपन हेल्पलाइन नंबर है जिस पर वो कॉल करके बात कर सकता है। तो इसे जो है बजट में घोषणा की गई थी। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरा बजट का सेशन देख सकते हो, ठीक है, जो ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें यही है कि जितना क्वेश्चन था बस वही, उससे ज़्यादा कुछ भी समझाने के लिए नहीं है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया है। तो सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े गुलमर्ग में बनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये किसकी तर्ज पे बनाया गया है, ये जो इग्लू कैफ़े गुलमर्ग में बनाया गया है वो किसकी तर्ज पे बनाया गया है। तो ये स्विट्ज़रलैंड है उसके एक होटल से इंस्पायर्ड होके, जो 2016 में बनाया गया था उससे इंस्पायर्ड होके बनाया गया है। ये वर्ल्ड का यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े है जो गुलमर्ग में बनाया गया है। किस संस्थान के अनुसार डिजिटल कौशल तैयारी में भारत नंबर 1 पर गया है। तो ये जो है सेल्स फोर अध्ययन यानी सेल्स फोर स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो है डिजिटल कौशल तैयारी में भारत जो है नंबर 1 पे है। अगर हम बात करें इसमें कितनी कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था, तो इसमें 19 यानी 19 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है इंडिया। सेल्स फोर ग्लोबल इंडेक्स, ये जो इंडेक्स का अगर हम बात करें नाम क्या है, तो सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडेक्स, इसका नाम है सेल्स फोर ग्लोबल इंडेक्स। 19 देशों में से पहला नंबर है इंडिया का। ठीक है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया, तो ये 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। ठीक है, ये यूएन महासभा द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व दलहन दिवस अनाउंसमेंट किया गया था, जो 10 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो 2018 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन
वर्ष के रूप में घोषित किया गया था यूएन महासभा द्वारा। ठीक है, इसकी थीम की अगर हम बात करें तो इसकी थीम है इस बार की युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। क्या है इसकी थीम? युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। और इसके अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 से जो है 10 फरवरी को वो मनाया जाता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे FPO के नेतृत्व में मनाया जा रहा है, आप वो सब देख सकते हैं, फूड एंड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है? तो ये RBI बन गया है। ठीक है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार RBI है। और अगर हम फर्स्ट खरीदार की बात करें तो ये है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। ये है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। फर्स्ट जो सोने का सबसे बड़ा खरीदार है, दूसरा जो है RBI है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है? तो ये माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के साथ यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने समझौता किया है। अगर हम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी स्विट्जरलैंड कन्वेंशन के द्वारा। ठीक है, किस राजनेता को हाल ही में 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो माधवराव लिमे अवार्ड से सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी जी को। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी जी को। हाल ही में किस सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये अटल सुरंग को प्रमाणित किया गया है। ठीक है, सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में कि ये अटल सुरंग ये जो है ये जा रही है, ये पूरी अटल सुरंग है। ठीक है, अटल टनल। ठीक है, ईसू से लेकर ढूंढी तक यहाँ पे सोलांग है, यहाँ तक जारी है। पहले जो रास्ता तय किया जाता था वो यहाँ से जाता था, ये जो रोहतांग दर्रा से होकर जाता था, इसमें लगभग 4 घंटे का समय लगता था, जो अब लगभग 1 घंटे से भी कम का समय लगेगा अटल टनल से जाने में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे SSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो न्यू चेयरमैन ऑफ SSC ये S किशोर जी को नियुक्त किया गया है। किसे? S किशोर जी को। इसरो ने 11 पुनः परिक्रमा युद्धाभ्यास के माध्यम से किस सैटेलाइट को निष्क्रिय कर दिया है? तो ये INSAT 4B को निष्क्रिय किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, इसका टाइम ख़त्म हो चुका था तो इसको निष्क्रिय किया गया है INSAT 4B को। ये आप इसरो के बारे में पढ़ सकते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। बाकी आप इसरो के बारे में और देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। आज के हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बाकी आपके जो भी कमेंट्स हों उन्हें कमेंट बॉक्स में पिन करें। और हमारे ये जो क्लास का आपको PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करें। और जो भी क्लास का PDF है वो आप एट द टाइम, अगर आपको एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन के लिए चाहिए तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।